चुनौती और जवाब। साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट की कहानी। जब भारत ने अपने भविष्य का संविधान स्वयं लिखने का साहस किया, मंच क्यों तैयार किया गया था। कानूनी आधार। भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि 10 साल बाद शासन योजना की प्रगति का अध्ययन करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाएगा। राजनीतिक शीघ्रता। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार को लेबर पार्टी से हार का डर था। वे भारत का भविष्य गैर जिम्मेदार लेबर हाथों में नहीं छोड़ना चाहते थे। बढ़ता संकट। 1919 का अधिनियम एक स्थिर साम्राज्य बनाने में विफल रहा था। ली कमीशन, बुद्धिमान आयोग और लिनलिथगो आयोग जैसी कई रिपोर्टों ने समस्याओं को उजागर किया। बर्कनहेड की चुनौती। भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बर्कनहेड लगातार भारतीयों की एक सर्वसम्मत संवैधानिक योजना बनाने की क्षमता पर सवाल उठाते थे। एक आयोग या एक अपमान। 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार ने भारत सांविधिक आयोग की स्थापना की। रचना 7 सदस्यों वाला एक सर्वश्रेष्ठ आयोग। अध्यक्ष सर जॉन साइमन, इसलिए इसे साइमन कमीशन कहा गया। उद्देश्य था कि ये सिफारिश करना कि क्या भारत संवैधानिक सुधारों के लिए तैयार है और यदि हाँ तो किस प्रकार के। केंद्रीय टकराव। भारतीयों को आयोग से बाहर रखने के पीछे ये धारणा थी कि विदेशी भारत की स्वशासन की योग्यता पर चर्चा और निर्णय करेंगे। इसे आत्मनिर्णय के सिद्धांत का उल्लंघन और भारतीयों के आत्मसम्मान पर जानबूझकर किया गया हमला माना गया। गुस्से में एकजुट एक राष्ट्र। साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लगभग सर्वसम्मत था। बहिष्कार के समर्थक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी). दिसंबर 1927 के मद्रास अधिवेशन में हर स्तर पर और हर रूप में बहिष्कार का निर्णय लिया गया। इसी अधिवेशन में नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित करते हुए एक प्रस्ताव पारित करवाया। मुस्लिम लीग जिन्ना के नेतृत्व वाले बहुमत गुट ने बहिष्कार का समर्थन किया। अन्य हिंदू महासभा के उदारवादी, तो ये तो थे समर्थक, और बहिष्कार न करने वाले मोहम्मद शफी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का एक गुट, पंजाब में यूनियनिस्ट, दक्षिण में जस्टिस पार्टी। सड़कों पर गूंजा नारा साइमन गो बैक। मुख्य घटना 3 फरवरी 1928 को जब आयोग बम्बई पहुंचा तो देशव्यापी हड़ताल और विशाल रैलियों का आयोजन किया गया। विरोध के तरीके थे काले झंडों के साथ प्रदर्शन, हड़तालें, साइमन गो बैक के नारे। एक नई पीढ़ी का उदय। युवाओं ने इस विरोध प्रदर्शन में सबसे सक्रिय भूमिका निभाई, जिससे इसे एक उग्रवादी स्वरूप मिला। नेहरू और सुभाष बोस इस नई लहर के नेताओं के रूप में उभरे, जिन्होंने बड़े पैमाने पर यात्राएं की और सम्मेलनों की अध्यक्षता की। विरोध की कीमत। मुख्य पाठ। ब्रिटिश पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर भारी बल प्रयोग किया। वरिष्ठ नेताओं को भी नहीं बख्शा गया। लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू और जीवी पंत की पिटाई की गई। अक्टूबर 1928 में लाला लाजपत राय को छाती पर गंभीर चोटें आईं जो घातक साबित हुई। 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। लाला लाजपत राय ने कहा था, आज मुझ पर पड़ी चोटें ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ताबूत में आखिरी कीलें हैं। The blows which fell on me today are the last nails driven into the coffin of British imperialism. एक भिन्न दृष्टिकोण। डॉक्टर अंबेडकर और दलितों के अधिकार। बॉम्बे विधान परिषद द्वारा नियुक्त डॉक्टर अंबेडकर ने आयोग के समक्ष दलित वर्गों के लिए एक सशक्त मामला प्रस्तुत किया। मांगे थी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए, राजनीतिक सुरक्षा। उन्होंने तर्क दिया कि दलित वर्ग एक विशिष्ट और स्वतंत्र अल्पसंख्यक हैं, जिन्हें किसी भी अन्य अल्पसंख्यक से अधिक राजनीतिक सुरक्षा की आवश्यकता है। आरक्षण। यदि सार्वभौमिक मताधिकार दिया जाता है तो आरक्षित सीटें, यदि नहीं तो दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल। संवैधानिक सुरक्षा उपाय। शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं में प्रवेश के लिए। मूल तर्क था कि दलित वर्गों और हिंदू समुदाय के बीच कोई संबंध नहीं है। अंग्रेजों का प्रस्ताव। साइमन कमीशन की सिफारिशें।
1930 मई में प्रकाशित 2 खंडों वाली रिपोर्ट ने निम्नलिखित सुझाव दिए। प्रांतों में द्वैत शासन का उन्मूलन और प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों को बनाए रखा जाए, कोई सार्वभौमिक मताधिकार नहीं, संघवाद का विचार स्वीकार किया गया लेकिन निकट भविष्य के लिए नहीं, केंद्र में संसदीय उत्तरदायित्व को अस्वीकार कर दिया गया, गवर्नर जनरल के पास पूर्ण शक्ति, सिंध को बंबई से और बर्मा को भारत से अलग किया जाए। निष्कर्ष, जब तक रिपोर्ट सामने आई तब तक यह अप्रासंगिक हो चुकी थी क्योंकि कई घटनाएं इसके महत्व से आगे निकल चुकी थी। भारत का जवाब, एक संविधान का मसौदा। लॉर्ड बर्कनहेड की चुनौती के जवाब के रूप में एक सर्वदलीय सम्मेलन, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, फरवरी 1928 में मिला। सर्वदलीय सम्मेलन उपसमिति नियुक्त अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। रिपोर्ट को अगस्त 1928 तक अंतिम रूप दिया गया। प्रक्रिया, ये भारतीयों द्वारा देश के लिए एक संवैधानिक ढांचा तैयार करने का पहला बड़ा प्रयास था। सदस्य थे तेज बहादुर सप्रुलू, सुभाष बोस, MS अडे, मंगल सिंह, अली इमाम, शुएब कुरैशी और GR प्रधान। नेहरू रिपोर्ट, एक स्वतंत्र भारत की रूपरेखा। डोमिनियन स्टेटस, स्वशासी डोमिनियन की तर्ज पर सरकार का स्वरूप, संयुक्त निर्वाचक मंडल, अलग निर्वाचक मंडलों को अस्वीकार कर दिया गया, अल्पसंख्यकों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित, भाषाई प्रांत, 19 मौलिक अधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, संघ बनाने का अधिकार और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार शामिल। केंद्र और प्रांतों में जिम्मेदार सरकार, राज्य का धर्म से पूर्ण पृथक्करण। एकता में पहली दरारें। संवैधानिक ढांचे का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया उत्साहपूर्वक शुरू हुई, लेकिन जल्द ही सांप्रदायिक मतभेद उभर आए। मुस्लिम लीग के दिल्ली प्रस्ताव, दिसंबर 1927, पृथक निर्वाचक मंडल के स्थान पर संयुक्त निर्वाचक मंडल, आरक्षित सीटों के साथ। केंद्रीय विधानसभा में मुसलमानों के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व। 3 नए मुस्लिम बहुल प्रांतों का गठन, सिंध, बलूचिस्तान और NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। हिंदू महासभा की मांगे, नए मुस्लिम बहुल प्रांतों के निर्माण का घोर विरोध। पंजाब और बंगाल में मुसलमानों के लिए सीटों के आरक्षण का विरोध। एक शक्ति से एकात्मक संरचना की मांग की। कलकत्ता सम्मेलन, एक असफल समझौता। स्थान और समय, सर्वदलीय सम्मेलन कलकत्ता, दिसंबर 1928 में। मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट में 3 संशोधनों का प्रस्ताव रखा। केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों को 1/3 प्रतिनिधित्व। बंगाल और पंजाब विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण जब तक कि वयस्क मताधिकार स्थापित न हो जाए, और अवशिष्ट शक्तियां, रेसिडुअल पावर्स, प्रांतों को दी जाएं। ये रिजेक्ट हो गया। परिणाम, इन मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। विभाजन, जिन्ना के 14 सूत्र। कलकत्ता सम्मेलन में अपनी मांगों के खारिज होने के बाद जिन्ना ने मार्च 1929 में अपने 14 सूत्र प्रस्तुत किए। यह मुस्लिम लीग के भविष्य के सभी प्रचार का आधार बन गया। माना अब 2 रास्ते में बट गया ये, नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना के 14 सूत्र। अवशिष्ट शक्तियों के साथ संघीय संविधान, केंद्रीय विधानमंडल में 1/3 मुस्लिम प्रतिनिधित्व, पृथक निर्वाचन मंडल, किसी भी प्रादेशिक पुनर्वितरण से मुस्लिम बहुमत प्रभावित नहीं होना चाहिए, और सिंध को बंबई से अलग करना। एक और विभाजन, डोमिनियन बनाम पूर्ण स्वराज। केवल मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ही नेहरू रिपोर्ट से नाखुश नहीं थे। युवा वर्ग का असंतोष। कांग्रेस के युवा वर्ग, जिसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बोस कर रहे थे, वो भी नाराज थे। उन्होंने रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस के विचार को एक पिछड़ा कदम माना। परिणाम, उनका कहना था अब डोमिनियन स्टेटस नहीं, पूर्ण स्वराज चाहिए। परिणाम, नेहरू और बोस ने कांग्रेस के संशोधित लक्ष्य को खारिज कर दिया। उन्होंने संयुक्त रूप से इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। विरासत, एक चुनौती का जवाब, एक राष्ट्र विभाजित। साइमन कमीशन के अपतान ने भारत को विरोध में एकजुट किया।
नेहरू रिपोर्ट एक ऐतिहासिक आत्मनिर्भर प्रयास था जिसने भारतीय क्षमता का प्रदर्शन किया। हालांकि इस प्रक्रिया ने गहरी सांप्रदायिक और वैचारिक दरारों को भी उजागर कर दिया, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के अगले अधिक जटिल चरण के लिए मंच तैयार किया। 1928 से 29 की घटनाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कई भविष्यों का निर्माण किया जो आने वाले वर्षों में टकराएंगे।